नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीटेट 2016 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2016 में सीटेट के पेपर 2 बार हुआ था, जैसे 2019 में। 2017 में सीटेट का पेपर नहीं हुआ था। तो आज हम लोग हल करेंगे 18 सितंबर 2016 को जो पेपर संपन्न हुआ था। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लेओ वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ए. सहयोगी प्रोजेक्ट, बी. मानकीकृत परीक्षण, सी. तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, डी. वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। साथियों, इसका सही जवाब है ए. लेओ वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को अपनाएं, वरीयता देंगे? तो सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए. शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी. बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, सी. बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, डी. विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। इसका सही जवाब है सी. अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ए. इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बी. इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, जिसे फीडबैक कहते हैं, सी. यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, डी. विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। इसका सही जवाब है बी. इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, बी. अधिनायक की, सी. अनुमतिपरक, डी. सुविधादाता। इसका सही जवाब है डी. राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता। कल जो हम लोग प्रश्न हल किए थे 2018 का, उसमें भी राष्ट्रीय पाठचर्या से प्रश्न पूछा गया था। तो कुछ प्रश्न हैं जो बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा है। आप लोग प्रश्नों को, टॉपिक को अच्छे से देख के जाइए। अगला प्रश्न है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ए. पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, बी. का एकमात्र निर्धारक होती है, सी. के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, डी. पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। इसका सही जवाब है ए. पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, बी. जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, सी. विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, डी. शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसका सही जवाब है डी. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न है,
विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन ए गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। इसका सही जवाब है बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य में असमर्थ बच्चा ए श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बी केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए उसे। सी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। डी नियमित विद्यालय में अपनी सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इसका सही जवाब है सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थियों की है? ए वह आक्रमण और कुंठित हो जाता है। बी यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सी वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। डी वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। इसका सही जवाब है बी। कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। डी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इसका सही जवाब है डी। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रतिभा अधिगम बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न है, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी बच्चे समस्या समाधान करता है। सी बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। आंसर है ए 1, 2 और 4। बी 2, 3 और 4। सी 1, 2, 3 और 4। डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी 2, 3 और 4, अर्थात एक गलत है। बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ए पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ में बिना नए अपने आप समझा जाना चाहिए। बी याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना प्रत्यय है। सी विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। डी जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। इसका सही जवाब है सी। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो सी विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ए जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बी जहां शिक्षक एकाधिकार हैं
और स्पष्ट आदेश देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। सी, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। डी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। इसका सही जवाब है ए। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? इस तरह के प्रश्न इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। ए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी, तीसरा, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। आंसर है ए, 1 और 2। बी, 2 और 3। सी, 1, 2 और 3। डी, केवल 2। इसका सही जवाब है बी, 2 और 3। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उदाहरणों का विकास कर लिया है। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। सी, काम जल्दी पूरा करो तो मैं तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। इसका सही जवाब है डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, तो इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसा प्रोत्साहन कर सकती है? ए, उनमें चिंता और डर पैदा करके। बी, प्रतियोगिता परीक्षण में से। सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। डी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। इसका सही जवाब है सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। अगला प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ए, सीखने के लिए जिसमें वो जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी, रट कर याद करने के लिए जिसमें वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। सी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिसमें वे शिक्षक का सम्मान करें। डी, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। इसका सही जवाब है ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रतिभाशाली विद्यालय की प्रथा का है? ए, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बी, शारीरिक दंड। सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। डी, प्रतियोगात्मक कक्षा। इसका सही जवाब है सी, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। कौन सा उदाहरण प्रतिभाशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न है, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए, सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर। बी, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर। सी, सिर से पैर की ओर। डी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। इसका सही जवाब है सी, सिर से पैर की ओर। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो सिर से पैर की ओर, सिरा पदाभिमुख। आप लोग ध्यान देंगे, सिरा सिर से, पदाभिमुख पैर की ओर। तो प्रश्न अपने आप पकड़ लेंगे उत्तर। अगला प्रश्न है,
भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए जन्म से पूर्व का, बी मध्य बचपन का, सी वयस्क अवस्था, डी प्रारंभिक बचपन का समय। इसका सही जवाब है टी, प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योगदान का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ए आनुवंशिकता और पर्यावरण, बी वृद्धि और विकास, सी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, डी अनुशासन और पौष्टिकता। इसका सही जवाब है ए आनुवंशिकता और पर्यावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ए परिवार और पड़ोस, बी विद्यालय और पड़ोस, सी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, डी परिवार और रिश्तेदार। इसका सही जवाब है बी विद्यालय और पड़ोस। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का गौण वाहक हो सकता है? तो विद्यालय और पास पड़ोस। आप लोग ध्यान रखना, बार बार इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है ए संतुलन, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी मानसिक प्रारूप का समायोजन, डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। इसका सही जवाब है बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है तो बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेओ वाइगोत्स्की से देखिए आप लोग, इसी पेपर में 2 प्रश्न पूछ चुका है। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। जीन पियाजे, लेओ वाइगोत्स्की, ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। आप लोग जरूर इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ए दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। इसका सही जवाब है सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन, बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। इसका सही जवाब है ए। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए कौन सा क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सी सामीकरण और संशोधन के रूप में, डी समावेशन और समायोजन के रूप में। इसका सही जवाब है डी समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा के व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ए खोज को प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, डी अवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसका सही जवाब है ए खोज को प्रोत्साहन देता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्ध सिद्धांत सुझाता है कि, ध्यान रखना आप लोग, यूपी टेट 2021 भी जो पेपर हुआ रद्द हो गया था, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न कि बहुबुद्ध
हार्वर्ड गार्डनर बहुविध सिद्धांतवाद किसने दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुविध सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। बी, बुद्धि को केवल बुद्धिलब्ध परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सी, शिक्षार्थियों को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूप की तरह ग्रहण करें। डी, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। इसका सही जवाब है सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करें। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। बी, जीन पियाजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेंगे और लेओ वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। सी, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेओ वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। डी, जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुरूप के रूप में करेंगे। तो इसका सही जवाब है बी। इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, अपने आप से बात करते हैं तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। अगला प्रश्न है, लिंग है अर्थात जेंडर है। ए, जैविक सत्ता। बी, सहज गुण। बी, शारीरिक संरचना। सी, सहज गुण। तो लिंग है ए, जैविक सत्ता। बी, शारीरिक संरचना। सी, सहज गुण। डी, सामाजिक संरचना। इसका सही जवाब है सामाजिक संरचना। जेंडर है सामाजिक संरचना। साथियों, ये 18 दिसंबर 2016 के CDP के 30 प्रश्न थे। आप लोग बार बार प्रश्नों को रिपीट कीजिए, दोहराइए, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न प्रीवियस के ही पूछे जाते हैं। यदि आप लोग को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।